सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं नासा के X-59 विमान को क्या उपनाम दिया गया। तो आंसर होगा सन ऑफ कॉनकॉर्ड। एक्चुअली में दुनिया का पहला सुपरसोनिक कमर्शियल विमान था कॉनकॉर्ड, जो अपनी उल्लेखनीय गति के लिए प्रसिद्ध था, पर उसके रखरखाव के खर्च और सन 2000 में हुए बड़े हादसे के बाद उसका संचालन रोक दिया गया। तो अब इस विमान की नासा के X-59 एयरक्राफ्ट के रूप में वापसी हो रही है और इस सुपरसोनिक विमान को सन ऑफ कॉनकॉर्ड नाम दिया गया है, ये आप ध्यान रखना। और अभी जल्दी इस विमान का पहला उड़ान परीक्षण भी किया जाएगा। हालांकि इसकी स्पीड पहले वाले से कम ही होगी और इसे नासा के क्वेस्ट मिशन के तहत तैयार किया जा रहा है। और इस नासा के क्वेस्ट मिशन के 2 लक्ष्य हैं। पहला, X-59 अनुसंधान विमान का डिजाइन और निर्माण करना और सुपरसोनिक उड़ान के दौरान उत्पन्न ध्वनि के प्रति मानव प्रतिक्रियाओं पर डेटा इकट्ठा करना और उसे अंतर्राष्ट्रीय नियामकों को उपलब्ध कराना। वैसे ये आपके काम की चीज़ नहीं है, छोड़ो इसे। और इन्होंने ऐसा कहा कि अगर आपको लंदन से सिडनी जाना है तो अगर अभी एरोप्लेन के थ्रू जाते उड़ान भर के तो 22 घंटे लगते हैं करीब, लेकिन इन्होंने कहा कि 2033 तक इस समय को घटा करके हम मात्र 2 घंटे कर देंगे। कैसे करेंगे? इसी सुपरसोनिक विमान के जरिए। सुपरसोनिक स्पीड आपने कई बार सुना होगा, ये टर्म सुपरसोनिक स्पीड मिसाइलों में आपने सुना होगा। वैसे हमारी एक सुपरसोनिक मिसाइल है, कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल, वो सुपरसोनिक मिसाइल है। अच्छा, स्पीड कितनी होती है? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है या चल रहा है नहीं कहेंगे, यूँ कहेंगे दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो इसका मतलब हो गया उसकी स्पीड कितनी होगी? 1.2 मैक से लेके 5 मैक के बीच में होगी। अब ये मैक क्या बला है भाई? तो सिंपल सा याद रखो, साउंड की जो स्पीड होती है एयर में, साउंड की जो स्पीड होती है कितनी होती है? वैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, मेरे ख्याल से 243 या 242 मीटर पर सेकंड होती है 22 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं बात करूं तो। और उस साउंड की स्पीड को हम 1 मैक कहते हैं। तो यहाँ पे सुपरसोनिक स्पीड ये कितनी कहलाएगी? 1.2 मैक से ज़्यादा होनी चाहिए और 5 मैक से कम होनी चाहिए, तो वो सुपरसोनिक स्पीड कहलाती है। लेकिन अगर 5 मैक से आप ज़्यादा जाओगे तो वो क्या कहलाएगी? हाइपरसोनिक कहलाएगी। और सबसोनिक किसे कहते हैं? अगर 0.8 मैक से कम स्पीड है तो वो सबसोनिक कहलाएगी। तो इस X-59 विमान का उपनाम क्या रखा गया है? सन ऑफ कॉनकॉर्ड। क्यों रखा गया मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। देखो, नासा की बात है। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक हैं बिल नेल्सन। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का संबंध किससे है? वरिष्ठ दिव्यांगों से। तो अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? देश के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। मतलब जब कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र को पार कर जाता है तो हम कहते हैं वो बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश कर गया। मतलब आपको तो क्या समझाऊं, हम सबको पता है, हम सबके घर में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और आप देखते होंगे जो हमारे दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, दादी जी हो गए, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जिसे हम कहते हैं उम्र संबंधित बीमारियां। जैसे कि आईसाइट वीक हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, सुनाई कम देने लगता है, चलने में दिक्कत आती है, खड़े नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या चाहिए? चलने के लिए छड़ी चाहिए होती है, कानों में अच्छे से सुनने के लिए मशीन चाहिए होती है, अच्छे से देखने के लिए चश्मा चाहिए होता है, चल नहीं पा रहे हैं तो व्हील चेयर तक लानी पड़ती है। तो यही तो है शारीरिक सहायता उपकरण। तो यही दिए जाएंगे, मुफ्त में दिए जाएंगे, लेकिन हर किसी को नहीं मिलेंगे। ये किसे मिलेंगे? वो व्यक्ति जो BPL कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं, उनको मिलेंगे। और इस योजना का कार्यान्वयन आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि कृत्रिम अंग निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। वैसे आपको बता दूं, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था सन 2017 में। तो टाइम टाइम पे इस योजना के लिए फंड आता है और इस तरह से वितरित किए जाते हैं ये सामान। तो अभी फिर से इसको लागू किया गया, तो ये न्यूज़ में है, मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसमें आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो इसका संबंध किससे है और ये वास्तव में शुरू कब हुई थी।
दोनों प्रश्न मैंने आपको करा दिए। और क्या है ये योजना, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अच्छा, योजनाओं की बात है तो कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं। एक तो कौशल्य मातृत्व योजना, अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ ने इसको शुरू किया था। अभी मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबाधा योजना को शुरू किया उड़ीसा ने। और अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को गुजरात ने शुरू किया। और मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ये हिमाचल प्रदेश की है। अभी सशक्त महिला ऋण योजना, इसको भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। और मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसको उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इसको छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। एक मेरा बिल मेरा अधिकार योजना भी आई थी, हरियाणा की है ये। हरियाणा की अभी एक आध योजना और आई थी, जैसे कि क्रैच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना को हरियाणा ने शुरू किया। अच्छा, अम्मा और बहिनी योजना, ये कहाँ की है? सिक्किम की है। एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये योजना है केरल की। और हर घर गंगाजल कार्यक्रम ये शुरू किया बिहार ने। अभी शुभ यात्रा योजना भी हमने पढ़ी थी लेटेस्ट, इसको केरल ने शुरू किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने आपको रिवाइज करा दी। मतलब आपका दो बेनिफिट हो गया। आपके वीडियो के लास्ट में जो मैं फटाफट सीरीज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेली आपको रिवाइज करवाता हूँ। कभी योजना हो गई, कभी जीआई टैग्स हो गए, कभी अवार्ड्स हो गए, कभी स्कीम्स हो गई, कभी रैंकिंग हो गई। तो उसी तरह से यहाँ पे जो मैंने आपको योजनाएं रिवाइज कराई, कम से 10-12 योजना रिवाइज करा दी, तो हो गया ना डबल बेनिफिट। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना अभी तक नहीं करा तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है आपको। ये अभी कर दो, नहीं करा तो प्लीज कर देना यार। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, ओबीसी के उपवर्गीकरण आयोग की स्थापना ये कब की गई थी? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 2017 को। अब ये प्रश्न मैं आपसे अचानक से क्यों पूछ रहा हूं, तो सुनो पहले मेरी बात। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ओबीसी के उपवर्गीकरण आयोग की स्थापना ये 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत की गई थी। और अगर पूछे इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी है। जब तभी तो आप इसको रोहिणी आयोग कहते हो, सुना होगा कई बार। अब ये चर्चा में क्यों है, तो अभी इस आयोग ने ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति समूहों के उपवर्गीकरण के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारी मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दूं, रिपोर्ट सौंपने के लिए आयोग ने करीब 6 साल का लंबा वक्त लिया है। इस दौरान आयोग का कार्यकाल 14 बार बढ़ाया गया। तो एक्चुअल में इस आयोग को ओबीसी के उपवर्गीकरण यानी कि सब कैटेगरी बनाने के लिए और आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप से मिल सके, इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया था। वैसे आपको पता होगा, ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया गया है। तो अभी आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें इसने क्या बताया कि करीब 2650 जातियां हैं इसमें, और उनमें से 1000 तो ऐसी जातियां हैं जिनको पिछले 30 सालों से एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। और केवल 48 जातियों ने ही 50% आरक्षण का लाभ उठाया, ये भी इस रिपोर्ट में कहा। साथ ही इस रिपोर्ट में ओबीसी को 3 से 4 कैटेगरी में बांटने की भी सिफारिश की गई है। मतलब उसको सब कैटेगराइज करने की बात की गई है, सिफारिश की गई है। तो देखो, इस आयोग से संबंधित जो भी अभी चर्चा में बातें थी, जो स्टैटिक पॉइंट्स भी बन सकते थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया वो भी मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट एंड स्वीट में। स्थापना भी बता दी, अध्यक्ष कौन है ये भी बता दिया, रिपोर्ट को जारी करने में कितना समय लगा, कितनी बार कार्यकाल बढ़ाया गया ये भी बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विवाद से विश्वास योजना 2 वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर होगा इसका व्यय विभाग। तो अभी सरकार ने अनुबंध संबंधी विवादों से निपटने के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना को शुरू किया है। इस योजना को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। वैसे तो इस योजना की केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषणा कर दी गई थी, पर अब जाकर के इसको शुरू किया गया। तो इस योजना के तहत केवल 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब योजना का उद्देश्य क्या है, तो निजी पार्टियों के साथ सरकार के अनुबंध संबंधी विवादों को हल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और सरकार का लक्ष्य है इस योजना के तहत लगभग 500 मामलों को हल किया जाए। तो यह है विवाद से विश्वास योजना 2। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया।
और इस एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य है कि बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो देशों को सख्त चेतावनी देना। अच्छा, वैसे बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है, किन्हें कहा जाता है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये हमने पढ़ा ओशियन शील्ड एक्सरसाइज जिसको रशिया ने किया, और एक और शील्ड नाम से एक एक्सरसाइज याद आ रहा है कि आपको? याद आएगा, मैं बात कर रहा हूं लॉक्ड शील्ड एक्सरसाइज की, जो दुनिया की सबसे बड़ी साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज है, लॉक्ड शील्ड, जिसका आयोजन कौन करता है? नाटो। अभी कहाँ पे किया था इसने? एस्टोनिया में इसका आयोजन किया था। याद आया? अच्छा, वैसे नाटो का भी 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, ये बॉक्स में टाइप करके बताओ आप। अच्छा, अब आपके मन में आएगा क्या भारत रशिया के साथ कोई एक्सरसाइज करता है? तो आपको याद आएगा इंदिरा एक्सरसाइज, हम रशिया के साथ ही करते हैं। वैसे कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको रिवाइज कराऊं तो देखो, अभी जापान के साथ हमने जिमेक्स एक्सरसाइज किया था विशाखापत्तनम में। इसी साल जापान के साथ हमने एक तो वीर गार्जन और धर्मा गार्जन एक्सरसाइज किया जापान में। अभी मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ हमने पहला एक्सरसाइज किया साइक्लोन 1 राजस्थान के जैसलमेर में। वैसे अभी डस्ट लेक एक्सरसाइज किया हमने उज्बेकिस्तान के साथ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और एफ इंडेक्स एक्सरसाइज ये भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ अभी पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हुआ भारत और फ्रांस के बीच में केरल के तिरुवनंतपुरम में। अभी मंगोलिया के साथ हमने नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किया मंगोलिया की कैपिटल उलान बातर में। अभी भारत और अमेरिका के बीच में सेल्वेक्स एक्सरसाइज हुआ। ये सेल्वेक्स एक्सरसाइज पहली बार सुन रहे होंगे आप, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी तो आपको पता है अमेरिका के साथ हम वज्र प्रहार करते हैं, कोप इंडिया एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये सेल्वेक्स पहली बार सुन रहे होंगे, ये ध्यान रखना, ये पूछ लेगा एग्जामिनर, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ। बाकी हमने अभी सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भी किया था राजस्थान में। अभी यूके के साथ कोंकण एक्सरसाइज भी किया, अजय वॉरियर एक्सरसाइज भी किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, आप यूँ बताओ कि अभी एकता एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया और एक्यूवेरिन एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया, बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। तो हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये वो दिन है जब पहली बार किसी पर परमाणु बम से हमला किया गया था। और किस पर या कहाँ पर? तो जापान में, जापान के हिरोशिमा शहर पे किया गया था। किसने किया था? अमेरिका ने, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। कब किया था? 6 अगस्त 1945 1945 को। तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। और उस परमाणु बम का नाम क्या है? नाम भी याद रखो, द लिटिल बॉय। और किस विमान से गिराया था? तो अमेरिका ने B-29 बम वर्षक विमान से गिराया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इतना ही काफ़ी नहीं है, उसके 3 दिन बाद फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर से जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था, और उस बम का नाम था द फैट मैन। अच्छा, ये जो हिरोशिमा है ये अभी न्यूज़ में था क्या? आपको याद होगा, अभी G7 समिट का आयोजन यहीं पे हुआ था, जापान के हिरोशिमा में। और ये भी पूछ लेना कि 2023 की क्वाड समिट कहाँ पे हुई, तो वो भी यहीं पे हुई। और अगले साल क्वाड समिट को हम होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ आप, G7 जो अभी समिट हुआ कौन से नंबर का है? बड़ा आसान है बताना, 7 की टेबल आती है तो G7 7 जा 49 नंबर की। बाकी आपको बताया, अभी 1 अगस्त को हमने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया, 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस था, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे भी मनाया, और 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह भी मना रहे हैं। और अभी 2 अगस्त को आपने अर्थ ओवरशूट डे भी मनाया, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा NHAI, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इसने अभी राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अब आपको नेशनल हाईवेज पर, राजमार्गों पर किसी भी तरह की मदद के लिए अब आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक कि अगर आप नेशनल हाईवेज पे चल रहे हो, अगर आपको पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा, अस्पताल, होटल, टोल प्लाजा या कोई भी आवश्यक सेवा ये कहाँ पे मिलेगी, उसकी जानकारी आपको चाहिए तो इस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर राजमार्ग से संबंधित कोई भी परेशानी या कोई भी शिकायत अगर आपकी है तो उसे भी फोटो सहित आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं और अपनी कंप्लेन को टाइम टू टाइम ट्रैक भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधा इस राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन में है। लॉन्च किया किसने? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
जिसकी स्थापना होती है 1995 में। और चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो संतोष कुमार यादव हैं, याद रखना। वैसे आप जानते हो हमारे केंद्रीय सड़क व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो अभी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ई समाधान पोर्टल को लॉन्च किया था, ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया था नीति आयोग ने। और अगर पूछे ई अधिगम योजना किसकी है? हरियाणा की है। संगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? सीबीएसई ने। और इसी से मिलता जुलता एक और है संभव पोर्टल, वो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था। सारथी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। और डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन, इसको पंजाब ने लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इस साल के बुकर प्राइज के लिए किस भारतीय उपन्यास को भी लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा वेस्टर्न लैंड। तो अभी लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की चेतना मारू का डेब्यू उपन्यास है वेस्टर्न लैंड, और इसे इस साल के बुकर प्राइज के लिए 13 किताबों के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो केन्या में जन्मी चेतना मारू का उपन्यास ये ब्रिटिश गुजराती परिवेश के संदर्भ में लिखा गया है। इस उपन्यास में लोगों की भावनाओं और रिश्तों को समझाने के लिए स्क्वैश के खेल से तुलना की गई है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में उभरते बाजारों की सूची में मॉर्गन स्टैनले ने किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी मॉर्गन स्टैनले ने कहा है, ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, और इसने क्या कहा कि भारत सबसे तेजी से ग्रो करने वाला मार्केट है और इसी कारण इसे इक्वल वेट कैटेगरी से अपग्रेड करके ओवरवेट रेटिंग दी गई है। और इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत उभरते बाजारों में नंबर 1 स्थान हासिल करते हुए मॉर्गन स्टैनली की रैंकिंग में टॉप पर आ गया है। अच्छा, ये ओवरवेट मतलब क्या हो गया? मतलब इसे ओवरवेट रेटिंग दी गई ना, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उस देश का शेयर मार्केट दूसरे देशों के मार्केट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगर इक्वल वेट पहले था तो उसका मतलब क्या था कि देश का मार्केट दूसरे देशों के बाजारों की तरह ही परफॉर्म कर रहा है। और अगर अंडर वेट लिखा जाता, इसका मतलब हो गया कि मार्केट दूसरे देशों की तुलना में पिछड़ गया है। देखो, भारत अभी काफी चर्चा में है। एक तो याद होगा G20 को होस्ट कर रहे हैं हम लोग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी होस्ट कर रहे हैं। अभी वासेनार एग्रीमेंट का हेड हमें बनाया गया है। और अभी हमने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है भारत। ICC मेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है भारत। और अभी मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन ये भारत में होगा 71 नंबर का। अगले साल भारत क्वाड समिट को होस्ट करेगा। और अभी हमने पढ़ा था साउथ एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल ये भारत में स्थापित होगा। अभी संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है, जिसकी अध्यक्ष बनाई गई है रुचिरा कंबोज, जो कि वैसे यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो इन सभी कारणों से अभी भारत न्यूज़ में है, तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? तो आंसर होगा इजराइल। तो यह है स्पाइक NLOS मिसाइल। यहाँ पे इसका मतलब हो गया नॉन लाइन ऑफ साइट। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है, मतलब ये 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब हमारे दुश्मन हमारे सामने न होकर के अगर पहाड़ों में छिप छिप करके अगर वार करते हैं, हमला करते हैं, तो ये उन निखट्टुओं के लिए है। तभी तो इसका नाम है नॉन लाइन ऑफ साइट। मतलब हमारी आंखों के सामने नहीं है, छुप छुप के वार कर रहे हैं, जैसे पहाड़ियों में छुप छुप के वार कर रहे हैं। तो इस मिसाइल का इस्तेमाल करके हम वहाँ पे उन छक्कों के छक्के छुड़ा देंगे। और इसे हम रशिया के Mi-17VS हेलीकॉप्टर में फिट करके इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को उड़ा देगा। बूम। और आपको पता है वीडियो के लास्ट में फटाफट सीरीज करते हैं, तो आज हम फटाफट सीरीज नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मेरे तैयार नहीं हो पाए, मैं आपकी PDF वगैरह तैयार नहीं कर पाया। और बाकी वैसे ही आज वीडियो में मैंने काफ़ी सारा आपको रिवीजन करा दिया, पूरी योजनाएं मैंने आपको रिवीजन करवा दी। वो वहाँ ना करा था, लास्ट में करवा देता, बात एक ही है। तो आप तो बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को। अब आप लोगों को एक काम और करना है। हाँ, शेयर वगैरह लाइक वगैरह बोलूँगा मैं, वो अभी नहीं बोल रहा हूँ, वो तो आपको करना ही है। वो तो आप अपनी जिम्मेदारी समझो, वो तो आपको अपनी फैमिली को ग्रो करना है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आपको करना है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट काम ये है कि मैं अभी आपका टेस्ट तैयार करूँगा। कहाँ पे? आपकी क्रेक एग्ज़ाम एप्लीकेशन पे। तो वहाँ जा करके आपको टेस्ट लगाना है। जैसे यहाँ पे फटाफट वाली सीरीज़ में आप देखते हो ना कि आपने इतने क्वेश्चन
करे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो वहाँ पे भी टेस्ट मैं आपका तैयार कर रहा हूँ, तो वहाँ जा करके टेस्ट लगाओ और खुद से एनालिसिस करो कि कितने गलत गए, कितने राइट गए। वहाँ पे आपको दूसरों से कंपेरेटिव आपकी रैंकिंग भी पता लगेगी कि यार पूरे भारत में से अगर 500 लोगों ने टेस्ट दिया तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं पे PDF वगैरह भी आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था, देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? साउथ जोन ने। फिर आपसे पूछा, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा भारत ने। फिर पूछा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने के लिए अभी कौन सी योजना आई है? तो आंसर होगा नया सवेरा। फिर पूछा, अभी किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नाम से एक योजना शुरू की? केरल ने। फिर पूछा, नवा मलाबार नदी महोत्सव का आयोजन हुआ केरल में। फिर पूछा, भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया? असम में। फिर पूछा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? मासी। फिर पूछा, अभी किस राज्य सरकार ने वासिप्पू इयक्कम योजना शुरू की? तमिलनाडु ने। फिर पूछा, अभी भारत के कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया, नाम बताओ? राजीव गौबा। और आखिरी प्रश्न पूछा, अभी किस राज्य के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा? तो उड़ीसा। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा सुधा शिव कुमार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।